है। लेकिन अब चूँकि आप लोग तो जो है ना अपने घर पर हो और हम लोग आपको जो है ना काम बता रहे हैं कि किस तरीके से काम आपको करना है। तो आप काम ऐसे करो कि हमारे अकॉर्डिंग हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो, क्योंकि इसी से तो आपको फ़ायदा होने वाला है। अदरवाइज़ तो आपको नुकसान होगा कि आप काम भी कर रही हो और काम जो है ना वो हमें समझ में भी नहीं आ रहा, हमारी पसंद का भी नहीं हो रहा। तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो कल मैंने आपको क्वेश्चंस का लिंक भेजा था ना, उस क्वेश्चंस के लिंक में से आप लोगों को काम कैसे करना है, ठीक है? वो क्वेश्चंस कौन-कौन से करने हैं, पहले तो ये मैं आपको बता दूँ। फिर आपको ना आंसर कैसे लिखने हैं, ये भी मैं आपको सारे के सारे एक-एक चीज़ जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? ताकि आप लोग कोई भी गलती ना करें, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों के साथ सामने ना आए। तो आप जो है ना सबसे पहले आप लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, तो जब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप करेंगे बच्चे, तो एनसीईआरटी का हेडिंग जो है वो टॉपिक आप लिख देंगे कि दीज़ आर द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है? और डेट जो है ना आप ज़रूर डालेंगे, आपकी जो नोटबुक होगी उस नोटबुक में आप लोगों ने कुछ बच्चों ने जो बाद में काम करना शुरू किया है, तो उनको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई डाउट अगर उनको हो, तो वो अपनी बात को पहले पहले इस बात को क्लियर कर लें कि नोटबुक जो है वो आपको पॉलिटिकल साइंस की एक बनानी है और एक नोटबुक जो है वो हिस्ट्री की बनानी है। पॉलिटिकल साइंस में वी हैव 2 बुक्स, तो दोनों बुक्स का जो है ना काम आपको एक ही नोटबुक में करना है, ठीक है? अच्छा, हिस्ट्री की सेपरेट नोटबुक होगी, उसमें जो पहला पेज होगा, उसको मैंने आपको बताया था कि व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू राइट योर इंट्रोडक्शन, ठीक है? पहले पेज पर आप अपना इंट्रोडक्शन नोट करेंगे, देन सेकंड पेज पर आप क्या करेंगे, सेकंड पेज पर आपको जो है ना अपना सिलेबस लिखना है, वो सिलेबस भी मैंने आपको ग्रुप में दिया हुआ है। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई स्टूडेंट होगा कि जिसको अभी तक भी सिलेबस के बारे में कोई डाउट होगा। And then third thing comes that you have to write index. इंडेक्स आपको बनाना है एंड दो आप लोगों की नोटबुक पर साइन नहीं हो रहे हैं बट डजेंट मैटर, क्योंकि हमारा इंडेक्स बनाने का एक ही मकसद है कि आपको उस पर जो है ना डेट डालनी है कि ऑन विच डेट आपका पेपर आपका जो काम है वो शुरू हुआ, आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ और किस डेट को आपका चैप्टर खत्म हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग अपना लिख करके रखेंगे, ठीक है? अच्छा, इसके बाद आप लोगों को जो काम भेजना होता है, तो वो काम आप लोग अपनी पीडीएफ बना करके भेजिए। अब आप लोग क्या करते हैं कि एक तो आपकी इतनी मनमानी हो रही है कि जिसका जब मन करता है तब काम भेज देता है। तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि मुझे जो है ना हर समय अपने पास नोटबुक रखनी होती है एंड आई हैव टू टिक कि किस बच्चे का काम आ गया है और किस बच्चे का काम नहीं आया है। तो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। और दूसरी बात ये है कि जिन बच्चों का अभी तक पेंडिंग वर्क है, रोज़ बच्चे प्रॉमिस करते हैं और रोज उस प्रॉमिस को तोड़ देते हैं। डेली अभी मैं क्लास में अभी-अभी अगर मैं आप लोगों से कहना शुरू करूँ ना कि बच्चे आपका काम नहीं आया, आपका काम नहीं आया, आपका काम नहीं आया, तो यू विल जस्ट गिव मी सम लेम एक्सक्यूजेस, मैडम अभी भेज रहे हैं, आप चेक कर लीजिए, अभी आ जाएगा, शाम तक आ जाएगा, दिस एंड दिस, है ना? लेकिन आई कीप ऑन वेटिंग और आप लोग अपना जो है ना कोई कमिटमेंट, कोई अपना प्रॉमिस जो है वो पूरा नहीं करते हैं। तो ऐसा बेटा मत करो, ठीक है? बिकॉज़ अगर आप इस तरह से करेंगे, तो आप अपना विश्वास भी तोड़ोगे और साथ में जो है ना मुझे तो खराब लगेगा ही लगेगा, वो तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है? सो प्लीज़ डोंट डू दिस। काम अपना करके ऑनेस्टली, बिकॉज़ दिस इज़ योर वर्क, दिस इज़ योर आपके पास मटेरियल जो है बस एक यही एक मटेरियल रहने वाला है, जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी पढ़ने के लिए। Because I do not recommend other any other book or any हेल्पिंग बुक और एनी अदर एनसीईआरटी के अलावा मैं कोई और बुक आप लोगों को रिकमेंड ही नहीं करती हूँ। तो मैं जो आप लोगों को काम करवा रही हूँ एंड इसके अलावा आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक है, दिस इज द ओनली सोर्स जो आपको पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आप लोग जो है ना अपने पूरे साल की पढ़ाई करोगे। तो आई थिंक आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जो मैं कहना चाहती हूँ और उस तरीके से ही फिर आप लोग मेरे लिए काम करके भेजेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज डेमोक्रेसी? आपका जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो लिंक आपको मैंने भेजा है, उस लिंक को जब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो उसके बाद जो है ना नीचे जब आप उसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे मिलेगा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चंस। उसमें सबसे पहला एक आता है व्हाट इज डेमोक्रेसी? आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम
कि डेमोक्रेसी क्या है आपको अच्छे तरीके से पता है, तो यू जस्ट गो थ्रू दैट आंसर एंड go through that answer and note the answer from the link. डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी को जो है ना आप अच्छे तरीके से देख करके उसमें से कर लेना। दूसरा जो क्वेश्चन है बेटा वो है आपका व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो आप लोग चेक करेंगे। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पर कि लोग इकट्ठा होते हैं और जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है उसमें डायरेक्ट लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, जिसमें डायरेक्ट जो है ना वो वोटिंग के थ्रू या डायरेक्ट जो है ना पार्टिसिपेशन के थ्रू जो है वो डिसीजंस लिए जाते हैं, वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन अ, इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है, उसके अलावा जो है ना एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है ना आपको इसमें नहीं लिखा हुआ है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो आपको अलग तरीके से जो है ना वो आप मेंशन कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं, उसको भी आप राइट अप कर सकते हैं। कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो जहाँ हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दे फॉर्म गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अस, ठीक है? और हमारे लोगों के बिहाफ पर वो गवर्नमेंट बनाते हैं, वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का केवल एक ही एग्जांपल यहाँ पे ग्रीस लिखा हुआ है, लेकिन वो ग्रीस भी जो है ना आज नहीं है, वो पहले के टाइम पर था। अगर आज प्रेजेंट टाइम में अगर हमें कोई एग्जांपल लिखना हो तो यहाँ पर हम स्विट्जरलैंड का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात है कि जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब बच्चों मैंने ये वाला जो क्वेश्चन आपके लिए लिखा है ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वाला, ये मैंने इसलिए दिया है यहाँ पर क्योंकि आप लोगों को जो है ना वैसे तो बहुत जो है ना कॉमन है और आप लोगों ने कई सालों से लगातार इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी जो है ना मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री अबव मैच्योरिटी एज, है ना? अब यहाँ पे जो मैच्योरिटी एज है उसकी जगह पर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि ऑफ अ कंट्री अबव 18 इयर्स ऑफ एज, क्योंकि मैच्योरिटी की जगह पे मैच्योरिटी का तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं होता ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैच्योरिटी एज लिखो तो मैच्योरिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। हम क्या देखते हैं कि सर्टेन पीपल नेवर बिकम्स मैच्योर। तो इसलिए जो है ना मैच्योरिटी की कोई एज यहाँ पर मेंशन नहीं की जाएगी। आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए कि all adult citizens of a country above 18 years of age are entitled to enjoy the right to vote without any discrimination. This is known as universal adult franchisee. तो आप इस तरीके से इसको मेंशन कर लेंगे, ठीक है? अब जो अगला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स वो आप लोगों के लिए है कि वो आपको इस लिंक में जो है ना लिखा है व्हाट डज एफपीटीपी एंड पीआर स्टैंड फॉर। पर जो मेरा क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन डिफरेंट है। मैंने क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफपीटीपी एंड पीआर। तो ये जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स आप इसको अपनी जो है ना क्या कहते हैं बुक से नोट करेंगे। आपने जब मैंने आपको लेसन पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लेसन में बहुत क्लियरली जो है वो दिया हुआ है, दो कॉलम बने हुए हैं और एफपीटीपी और पीआर को जो है ना डिफरेंस किया गया है, उनको उसको जो है ना डिफरेंशिएट किया गया है। तो आप भी उस तरीके से कॉलम बना लीजिए। कॉलम बना करके आप इसका आंसर को अपनी बुक से देख करके लिख लेना, ठीक है? तो एफपीटीपी की फुल फॉर्म भी आ जाएगी उसमें और जो है ना डिफरेंस भी आ जाएगा उसमें, तो आपका काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है? अगला जो क्वेश्चन है डियर वो क्या है? अगला क्वेश्चन है इसमें कि मेंशन द अमेंडमेंट मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1989। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ था डियर वो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? ये अमेंडमेंट हुआ था एज को लेकर के कि जो वोटिंग एज थी ना वो इंक्रीज कर दी गई थी, वो सॉरी डिक्रीज कर दी गई थी। तो पहले जो वोटिंग एज थी दैट वाज 21 इयर्स, लेकिन अब जो वोटिंग एज है वो कितनी है? 18 इयर्स, ठीक है? तो वो जो है ना इसमें लिखना है आपको 21 से 18। अच्छा, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्शन सिस्टम। तो इलेक्शन सिस्टम एक ऐसा मीडियम है जिसमें कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में इलेक्ट करते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द विशेस ऑफ द पीपल। अब देखो बच्चों,
ध्यान से समझा करो, ठीक है? कि जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आप जो है ना ये जो है ना एग्जैक्टली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी आप ऐसा ही तो करते हैं ना, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी का मतलब भी तो यही है। तो इसको आप इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? अगला जो क्वेश्चन है वो स्किप किया है, आप जो है उसके बाद देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम। तो सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम में आप जो है देखेंगे कि सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम किसे कहते हैं। सिंपल मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो सिंपल मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इसको आप स्क्रॉल कर लेंगे, बीच में 2-3 क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएंगे। द सिंपल मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। सिंपल मेजॉरिटी माने कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो जीत गया, ठीक है? द कैंडिडेट इलेक्टेड हु सिक्योर्स वोट्स मोर देन अदर्स, माने दूसरों से ज्यादा जिस व्यक्ति को वोट मिले हैं वो जीत गया, ठीक है? समझ में आ गया आपको सिंपल मेजोरिटी क्या है? सिंपल मेजोरिटी वो है कि जिसमें सबसे ज्यादा वोट जिस व्यक्ति को मिले हैं वो जीत गया, ठीक है? अच्छा, इन दिस सिस्टम टू सिक्योर एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी माने कि जो है ना मेजोरिटी उसको मिले, मतलब कि उसको जो है ना कुछ ऐसा फिक्स किया जाए कि 50% से ज्यादा या जो है ना 60% या 70% मतलब वोट उसको मिले। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता यहाँ पे। इस सिस्टम में क्या होता है कि इन दिस सिस्टम इन द केस ऑफ मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट माने बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, और इस जिसमें जो कैंडिडेट जीत जाता है ना, वो जरूरी नहीं है कि उस कैंडिडेट को 50% वोट भी मिले हों। तो आपको वो वाली बात सब याद आ गई होगी ना, कि जो सिंपल जो कि हमारा जो एफपीटीपी सिस्टम है, उसमें एक व्यक्ति इलेक्शन तो जीत गया, लेकिन उसको 50% वोट भी नहीं मिले हैं, ठीक है? वो 50% से भी कम वोट उसको मिले हैं, लेकिन वो इलेक्शन जीत गया। तो ये सिंपल मेजोरिटी कहलाता है। और ये जो इलेक्शन होता है सिंपल मेजोरिटी वाला, वो क्यों आता है ऐसा? क्योंकि वो हमने एफपीटीपी सिस्टम को अडॉप्ट किया है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वो है व्हाट इज पॉलिटिकल माइनॉरिटी, ठीक है? तो पॉलिटिकल माइनॉर, आप लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात? ऑल ऑफ यू, आप लोग सुन रहे हैं? खुशी, खुशी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो पॉलिटिकल माइनॉरिटी क्या है? पॉलिटिकल माइनॉरिटी का मतलब होता है ऑपोजिशन, माने कि जिसको जो है ना हमारे क्या बोलते हैं वोट कम मिलते हैं, या जिसको जो है मेजोरिटी नहीं मिलती है, जिस रूलिंग पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, जिस पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, वो हम उसको पॉलिटिकल माइनॉरिटी कहते हैं, और वो हमारा ऑपोजिशन बनाता है। देखो, गवर्नमेंट कौन बनाता है? गवर्नमेंट वो बनाता है जिसको मेजोरिटी मिलती है, और जो माइनॉरिटी में रहता है वो हमारा ऑपोजिशन बनाता है। So after elections, the party who gets majority forms the government, and the other parties who do not get majority become opposition parties and known as political minority, who enjoys the right to convert themselves into political majority democratic methods. ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि जो हमारा सिंपल मेजोरिटी सिस्टम है उसके जो है क्या बोलते हैं ड्रॉबैक्स क्या है, उसकी कमियां क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, शॉर्टकमिंग्स क्या है उसकी। तो उसकी जो शॉर्टकमिंग्स है डियर, आप क्या देखेंगे कि जैसे हमारा एफपीटीपी सिस्टम का जो ड्रॉबैक्स है ना, वही ड्रॉबैक्स जो है वो इसमें भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। Simple majority system of elections declares the candidate to be winner even in the case of not getting an absolute majority. सिंपल मेजोरिटी में होता ये है कि जिस व्यक्ति को मेजोरिटी नहीं मिली है, माने जिस व्यक्ति को आधे से भी कम वोट मिले हैं, वो भी जीत सकता है। एंड और इफ even more than 50% voters do not like the candidates, more than 50% वोटर्स जो है वो उस कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रहे हैं, स्टिल वो पर्सन जो है वो जीत जाता है। अब आता है इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज सीक्रेट बैलेट। तो सीक्रेट बैलेट में आप देखेंगे कि इट रेफर्स टू द सीक्रेट बैलेट व्हेन एवरीवन चूजेस वंस ओन कैंडिडेट्स इन सीक्रेट। देखो, आप लोगों को मालूम है ना कि आप लोगों तो अभी वोटिंग आपको राइट नहीं मिला है, लेकिन आपके पेरेंट्स जो है वोटिंग करने के लिए जाते हैं, आपके अगर एल्डर ब्रदर सिस्टर्स हैं तो वो वोटिंग के लिए जाते होंगे। तो आप जो है देखते हैं कि
वोटिंग जब होती है तो इट इज मतलब मैंडेटरी कि आप मैंडेटरी या मतलब की विश है कि अगर आप किसी को अगर नहीं बताना चाहते हैं कि टू whom you have cast your vote, आपने अपना वोट किसको दिया है, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। क्यों? क्योंकि ये आपका राइट है। और जब हम वोट देते हैं ना तो आपने देखा होगा कि जब वोट देने के लिए जाते हैं तो जो है ना एक क्या बोलते हैं एक जो है ना इस तरीके का एक ओट सी कर दी जाती है कि जहां पर जो है ना आप अपना वोट जो है वो छुपा करके आप सीक्रेटली अपना वोट कास्ट करेंगे ताकि लोगों को पता न चले कि आपने किसको वोट दिया है। इसका मतलब यह है कि दिस इज योर पॉलिटिकल राइट दैट यू कैन कास्ट योर वोट सीक्रेटली विदाउट टेलिंग अदर्स, किसी को भी बिना बताए आप अपना वोट जो है वो सीक्रेटली कास्ट कर सकते हैं। तो इसको हम सीक्रेट बैलेट कहते हैं। इस सीक्रेट बैलेट कहते हैं। इसको हम सीक्रेट बैलेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सिस्टम में जो है क्या करते हैं कि पहले तो एक बैलेट हुआ करता था, एक जो है ना पूरी लिस्ट हुआ करती थी, उस पर जो है ना क्या बोलते हैं नाम लिखे हुए होते थे और उन नामों में जो है ना क्या बोलते हैं सिंबल्स उनके साथ में हुआ करते थे और फिर जो है ना वो वोटिंग किया करते थे। ठीक है, तो जो है क्या बोलते हैं इसमें डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको सीक्रेट बैलेट कहा जाता है। लेकिन आजकल आपको पता है कि आजकल ईवीएम मशीन हम यूज करते हैं, तो उसमें हमको बस जाकर के वो बटन को जो है ना प्रेस करना होता है। और ये जो है ना हम सीक्रेट किस लिए रखते हैं अपने वोट को हम सीक्रेट इसलिए रखते हैं ताकि ताकि कोई हम पे दबाव न डाले। कई बार क्या होता है ना कि लोग ना टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, लोग ना प्रेशर करना शुरू कर देते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया, हम आपको देख लेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, है ना? तो जो है ना इसको जो है इस से बचने के लिए सीक्रेट बैलेट किया जाता है ताकि कोई किसी को बताए ही नहीं कि उसने किसको वोट किया है। ठीक है? अच्छा, इसके बाद आता है आपका कि मिड टर्म इलेक्शन किसे कहते हैं। तो मिड टर्म इलेक्शन और बाई इलेक्शन ये दोनों बातें डिफरेंट हैं। एक तो होता है जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन माने कि पूरा जो है ना क्या बोलते हैं अपना टर्म पूरा करने के बाद में, जैसे 5 इयर्स का टर्म अगर हो है लोकसभा का, विधानसभा का, तो 5 इयर्स का टर्म पूरा करने के बाद में फिर जो है अपना उनको क्या बोलते हैं इलेक्शन होता है। तो उसको कहा जाता है जनरल इलेक्शन, माने कि वो पूरे कंट्री में या एक स्टेट में या जो है ना लोकसभा के लिए इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। और वो इलेक्शन जो है ना क्योंकि पूरा टर्म हो चुका है और टर्म पूरा होने के बाद में नए इलेक्शन होने हैं, तो उसको कहा जाएगा जनरल इलेक्शन। अच्छा, दूसरा जो आता है वो है मिड टर्म इलेक्शन। जो मिड टर्म इलेक्शन है बेटा, इसका क्या मतलब है? मिड टर्म इलेक्शन का मतलब है कि किसी कारण से गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गई है या उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है या जो है वहाँ क्या बोलते हैं जो असेंबली है वो डिसॉल्व हो गई है या लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया है। मतलब कि उसका टर्म पूरा होने से पहले, माने सपोज करो 5 इयर्स का टर्म है और 5 इयर्स का टर्म पूरा हुआ नहीं है और उससे पहले ही जो है वो लोकसभा या विधानसभा जो है वो भंग हो गई है, तो डिसॉल्व हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में डियर क्या होगा कि फिर जो है इलेक्शन करवाए जाएंगे क्योंकि टर्म तो पूरा हुआ नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन में फिर से इलेक्शन करवाए जाएंगे। दोबारा से जब इलेक्शन होंगे तो उसको कहा जाएगा मिड टर्म इलेक्शन। इसको क्या कहा जाता है? मिड टर्म इलेक्शन। समझ में आ गया आप लोगों को? दूसरा आता है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन का मतलब क्या होता है? बाई इलेक्शन का मतलब होता है कि किसी कारण से अगर सीट वेकेंट हो जाए, किसी कारण से अगर सीट वेकेंट हो जाए, सपोज करो कि किसी जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी वहां पर एमपी या एमएलए है और किसी कारण से अगर मान लीजिए कि उसकी सीट वेकेंट हो गई, उसने जो है ना या तो त्याग पत्र दे दिया या जो है ना उसकी डेथ हो गई या कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है, या जैसे मान लो उस पर कोई करप्शन का आरोप लगा दिया, उससे रेजिग्नेशन की डिमांड कर दी, एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है। तो जो है ना उसमें क्या होगा, उसकी जब वो सीट वेकेंट हो जाती है तो उस पर्टिकुलर सीट के लिए, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो उसको कहा जाता है बाई इलेक्शन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि जो
सीक्रेट बैलेट हो गया, मिड टर्म एंड बाई इलेक्शन हो गया। व्हाट इज इलेक्शन मैनिफेस्टो? इलेक्शन मैनिफेस्टो किसे कहते हैं? तो आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको नीचे क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट इज इलेक्शन मैनिफेस्टो। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली आप लोगों को कल मैंने पूरा इलेक्शन का सिस्टम एक्सप्लेन किया था। तो जब मैंने पूरा इलेक्शन का सिस्टम आपको एक्सप्लेन किया था, तो मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो डिसाइड करता है कि इलेक्शन कब कंडक्ट किए जाएंगे। आपको पता है डिक्लेरेशन कौन करता है इलेक्शन की? डिक्लेरेशन राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। माने कि ये डिसाइड करना तो जो है ना क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन का काम है। बट जो डिक्लेरेशन होती है ना इलेक्शन की, वो कौन करता है? डिक्लेरेशन करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जब प्रेसिडेंट इलेक्शन की डिक्लेरेशन करता है, तो व्हाट डू द पॉलिटिकल पार्टीज डू? पॉलिटिकल पार्टीज का क्या काम है? पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? तो all the political parties prepare their election manifesto. What is this election manifesto? This election manifesto is the guidelines. These are the programs. These are the policies. These are the policies. These are the aims. These are the objectives. देखो कितनी बातें मैंने बोली हैं, ध्यान से समझेंगे आप इसको कि ये क्या है। ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो माने क्या है कि इट इज अ सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट which describes the programs, the policies, the objectives, the aims of the political party which will fight the election. And this is a sort of commitment that the party promises to the voters that if these parties win, if their party win, then they will perform these certain objectives, these certain programs. उन प्रोग्राम्स को वो पूरा करेंगे, उन प्रोग्राम्स को जो है वो फॉलो करेंगे। माने दिस इज अ सॉर्ट ऑफ प्रॉमिस। वो वोटर्स के प्रति जो है वो प्रॉमिस करते हैं कि अगर उनको जो है वोटर्स जिताते हैं, अगर उनको वोटर्स वोट देते हैं, तो जीतने के बाद में वो उन लोगों के लिए क्या काम करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चे आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? आ रहा है दिवेश? ठीक है। तो ये जो है क्या है, इलेक्शन मैनिफेस्टो इसे कहते हैं। तो इसमें क्या बताते हैं कि इट क्लैरिफाइज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें जो है ना गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनको क्लैरिफाई किया जाता है। पीपल बिकेम, अच्छा लोग जो है वो अवेयर हो जाते हैं, वो अवेयर हो जाते हैं कि भाई अगर हम अपना वोट बीजेपी को देंगे तो बीजेपी तो जीतने के बाद में ये काम करने वाली है, और अगर हम अपना कांग्रेस को वोट देते हैं तो कांग्रेस ये काम करने वाली है, ठीक है। इलेक्शन मैनिफेस्टो में गिवन है। तो उसके बाद क्या होता है कि इट नाउ it is our duty, it is the duty of the citizens, of the voters to decide to whom they uh, to whom they will cast their vote। माने कि अब जो मेरी ओपिनियन है, जो मेरा अपना व्यू है, जो मेरा जो विजन है, जो मेरा अपना सोचने का तरीका है, उसके हिसाब से मुझे क्या लगता है कि मेरी जो अपेक्षाएं हैं सरकार से, वो कौन सी पार्टी पूरी कर रही है। माने कि इफ माय एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशंस of from the government is fulfilled by the BJP government or by the Congress government, Congress or by any other political party, this is the duty of, or this is the duty of the voter to decide, है ना। अब वोटर जो है वो ये डिसाइड करेगा, वोटर ये फैसला करेगा कि वो किसको जो है ना वोट दे। People can pressurize even the winning party of the government to work on behalf of the manifesto। और जब इलेक्शन जीतने के बाद में फिर लोग जो है वो क्या करते हैं, लोग जो है वो उस पॉलिटिकल पार्टी को प्रेशराइज भी कर सकते हैं कि अगर वो अपने मैनिफेस्टो को फॉलो नहीं करती है तो लोग उसको जो है ना प्रेशराइज करते हैं कि दे मस्ट फॉलो देयर मैनिफेस्टो, कि मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई थी वो अब उनको फॉलो करें, ठीक है। ये बात मेरी समझ में आ गई ना बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को। अब आता है हमारा कि हाउ डज इंडिया एंश्योर द सीक्रेट बैलेट। तो जो सीक्रेट बैलेट है उसको हम कैसे जो है ना एंश्योर करते हैं। एंश्योर माने कि हम कैसे जो है ना मतलब सीक्रेट बैलेट करवाते हैं, और जो है ना मतलब लोगों को कोई प्रेशर न रहे, लोग जो है वो किस तरीके से सीक्रेट बैलेट का यूज करते हैं।
तो इसमें द वोटर इज गिवन अ सीक्रेट बैलेट पेपर बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पोलिंग बूथ, द वोटर्स गोज बिहाइंड द कर्टेन, आपको मैंने बताया ना कि वो एक कर्टेन के पीछे जाते हैं और वहां जाकर के वोट देते हैं। और आजकल तो हम ईवीएम मशीन यूज करते हैं और उसमें जो है ना वो एक नाम लिखे हुए होते हैं, सिंबल्स बने हुए होते हैं और हम जो है ना उसके हिसाब से अपना वोट देते हैं और वी नीड नॉट टू टेल एनीवन कि हमने किसको वोट दिया है। और इस तरीके से जो है ना जब हम किसी को बताएंगे ही नहीं कि किसको हमने वोट किया है तो कोई हमको प्रेशर नहीं, कोई भी हम पर प्रेशर नहीं डाल सकता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन है बेटा वो है कि हाउ डज इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज द रीजनल पार्टी। इसका मतलब क्या है कि जो, अच्छा इसको छोड़िए आप, हाउ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को बेटा जैसे पहले आप लोगों ने किए थे ना पॉलिटिकल थ्योरी वाले क्वेश्चंस में, उसी तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप कि सबसे पहले जो है ना जो पैसेज है ना उसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। और देखो बेटा इसमें जैसे ना कि पैसेज 1 में लिखा हुआ है रीड द पैसेज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 72, तो इसका मतलब है कि पेज नंबर 72 पर जो है आप लोगों का ये पैसेज है। अब आप पूरा पैसेज लिखो तो ये तो ठीक नहीं है, तो बल्कि आप जो ये ऊपर की लाइन है ना इसको आप नोट कर लेना कि पेज नंबर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज 72, इतना आप नोट कर लेना। और उसके बाद फिर जो है ना इस पैसेज के जो क्वेश्चंस है ना अब आपको वो करने हैं। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो ना कि आपको काम कैसे करना है। उसके बाद जो है आप लोगों को क्वेश्चंस को नोट करना है, पैसेज आप नोट नहीं करेंगे, पैसेज लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पैसेज है। तो वो कैसे पता होगा आपको, जस्ट राइट डाउन द पेज नंबर, ठीक है, जस्ट राइट डाउन द पेज नंबर कि इस पेज नंबर पर ये पैसेज है। और उसके बाद आप उसके जो क्वेश्चंस गिवन है ना उन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू इन द पैसेज, what mechanism have been adopted by India to make free and fair election, on what more emphasis has been given regarding electoral reforms, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चंस आप यहाँ से नोट कर लीजिए और इनके आंसर्स आप लोगों को गिवन है वो आप अपना नोट कर लीजिए। पैसेज 1 पैसेज 2 दो पैसेज है यहाँ पर, दोनों पैसेज के क्वेश्चंस आपको करने हैं, आंसर लिखने हैं, नो नीड टू राइट द पैसेज, क्लियर। उसके बाद आ जाएंगे हम लॉन्ग क्वेश्चंस पर। तो जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस पर आएंगे डियर तो आप लोग जो है आप देखेंगे कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो क्या काम करता है, आपको इसमें पूरा दिया हुआ है 4 पॉइंट्स, वो आप लोगों को लिखने हैं। आप लोगों की बुक में भी है ये आंसर, आप लोग जो है ना वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस लिंक से देख करके लिखेंगे तो क्लियर आपको सारा समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है कि हाउ डज, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है ना इसमें से मैंने आपको जो है ना 2-3 क्वेश्चन दिए हैं इलेक्शन कमीशन वाले। एक तो इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है, फिर वो इंडिपेंडेंस को कैसे इंश्योर करता है और फिर उसका कंपोजिशन कैसे होता है। तो मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं और ये तीनों क्वेश्चन जो है ना वो सीक्वेंस में दिए हुए हैं, 1 2 3 करके दिए हुए हैं और ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। और उसका रीजन ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यू मस्ट नो अबाउट द इलेक्शन कमीशन कि वो क्या काम करता है, कैसे कंपोजिशन होता है उसका, वो कैसे इंडिपेंडेंटली काम करता है। So that is why I have mentioned all these three questions and you have to note it down from your लिंक, ठीक है, जो मैंने आपको भेजा हुआ है। इसके बाद जो है आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक आता है वो है कि सजेस्ट सम मेजर सजेशंस फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। जो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो लास्ट टॉपिक था आपका कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है वो कौन कौन से किए जा सकते हैं, वो रिफॉर्म्स को जो है ना आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार है ना एक काम और करेंगे कि आप लोग पहले ना रिफॉर्म्स वाला जो टॉपिक है ना आप अपनी बुक से भी उसको पढ़ लेना और फिर इस आंसर को पढ़ लेना। फिर जो है ना आप इसमें ये जो है ना पैराग्राफ में लिखा हुआ है, बट वांट आई विश कि आप लोग इसे जो है ना पॉइंट्स में लिखें, क्योंकि ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है तो आप इसको पॉइंट्स में लिखेंगे, इसीलिए गो थ्रू द आंसर दिस वन एंड फ्रॉम योर बुक ऑल्सो एंड देन राइट द आंसर, ठीक है। होप आप लोगों को कैसे काम करना है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे इसमें लास्ट में नीचे भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसमें भी से भी पूरा का पूरा इसको देख करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो है आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है वो है व्हाट इज द इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया।
अब देखो क्वेश्चन तो बस एक लाइन का ही है कि इलेक्टोरल प्रोसेस, लेकिन इलेक्टोरल प्रोसेस तो बहुत लंबा प्रोसेस है ना। कल मैंने आपको परसों ये पूरा एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले आपको जो है ना इलेक्शन की डेट डिसाइड की जाती है, फिर आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं, फिर जो है ना स्क्रूटिनी होती है, फिर उसके बाद जो है ना नॉमिनेशन को विड्रॉ करने का भी टाइम होता है, उसके बाद फिर इलेक्शंस होते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वोटों की गिनती कैसे होती है, तो इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो मतलब बहुत सारे जो है ना वो इसमें काम होते हैं, तो इनको जो है ना आपको पूरा का पूरा लिखना है। ये क्वेश्चन भी आप जो है ना पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारा का सारा आंसर आपको लिखना है। नाउ इसके बाद जो है अब आपका जो काम आता है लास्ट में, वो आता है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। तो जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर होता है, उस क्वेश्चन पेपर में आपको 5 मार्क्स का एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होता है वो कैसा होता है? पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपका उसमें कोई कार्टून, कोई मैप, मैप के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो कोई कार्टून जो है वो आपका गिवन होता है, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में कार्टून्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है, उनको कार्टून्स के थ्रू जो है ना एक्सप्रेस किया जाता है। दिस इज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन, एंड दिस इंडिकेट्स द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जो लोगों को जो है ना अपने एक्सप्रेशन को फ्रीली एक्सप्रेस करने का राइट होता है, तो वो इसलिए जो है ना ये मीडिया में, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में आप लोग है ना फ्रंट पेज पर ही देखते हैं कि एक कॉलम होता है, जहां पर कि जो है ना कार्टूनिस्ट जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज या अपोजिशन या किसी भी लीडर से संबंधित जो है वो कोई भी कार्टून बना करके जो है ना उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये कार्टून जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो और ये पेपर में भी पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स का जो है ना एक क्वेश्चन आपका इन कार्टून्स में से आना ही आना है। ठीक है, श्योर एंड सर्टेन। ठीक, तो इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों, आप लोगों को इसमें ये जो कार्टून बने हुए हैं, इनको देखकर इनको जो है ना आप अब देखो, ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप इनको बना लो ना, मैं आपको रिकमेंड करूंगी, क्योंकि इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम ओनली। तो आप इनकी सिर्फ क्या करेंगे, इनकी जो है ना फोटोकॉपी करा लेंगे, और इनकी फोटोकॉपी करा करके आप अपनी नोटबुक पे पेस्ट कर लेंगे, और जो है ना क्वेश्चन आंसर जो इससे रिलेटेड है वो आप अपनी नोटबुक पर लिख लेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसमें जो है बच्चे, आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 52 पर एक कार्टून है जो कि इसमें लिखा हुआ है। दूसरा जो है ना आपका वो है दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कार्टून जो है आपका वो कौन सा है, पेज नंबर आपका 61 है, उसमें कार्टून दिया हुआ है एक। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पेज नंबर 67 है, वो एलिफेंट वाला, एडल्ट वोट वाला। और उसमें ये देखो, आप लोगों को ना एक चीज और भी नोट करनी है कि जैसे इसमें जो ये पिक्चर दिख रही है, तो उसमें जो पीछे जो उसको पकड़ के खींच रहा है, वो जो मतलब जो खींचने वाला व्यक्ति है वो कौन हो सकता है ना, वो कौन है यहाँ पर। तो ऐसे भी आपको रिकॉग्नाइज भी करना होता है इन चीजों को। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 71 पर है आपका ये कार्टून, पेज नंबर 73 पर है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये 5 कार्टून के क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को करने हैं। तो आप लोगों को अब आपका ये काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपका काम तो मैंने बता दिया आपको कि ये काम आपको करना है, इस तरीके से करना है, सारा एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। लेकिन भाई अब जो है ना मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जो है ना मुझे काम पूरा करके नहीं दे रहे हैं। तो जो है मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मुझे काम जो है ना वो टाइम पर चाहिए। मुझे काम जो है आपका टाइम पर चाहिए, और आप लोगों का जो पीछे का काम है ना वो अभी तक मेरे पास आया नहीं है। तो दिस इज ट्रबलिंग मी। आप लोग मुझसे फेक प्रोमिस कर लेते हैं और कह देते हैं कि जी मैडम हम आपको काम करके भेज देंगे, बट आप लोग अपना काम